चलिए, सेशन को रिकॉर्ड, बहुत सारे लोग जो नहीं देख पा रहे हैं सेशन को, इसको बाद में, जैसे कोई प्रश्न आप बताइए। प्रश्न लिया था, कुछ प्रश्नों पे तो आप लोग को मिलना जरूरी होगा कि जैसे रेनेसा आपने पढ़ा होगा, पुनर्जागरण सभी लोगों ने पढ़ा होगा। अब पुनर्जागरण में आप सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है कि भारतीय पुनर्जागरण के बारे में व्याख्या करें। तो टेल वर्ड होते हैं ना, वो प्रश्न को पूरी तरीके से बदल देते हैं। अब टेल वर्ड क्या होते हैं? टेल वर्ड जो है 25-30 होते हैं, पर हम लोग अलग से क्लास में बना दूंगा, 2-3 क्लास लगेगी इसमें। 25-30 टेल वर्ड होते हैं, जैसे आपको एलोबरेट बोल दिया गया है, ठीक है ना। एलोबरेट यानी कि व्याख्या करिए, कमेंट करिए, टिप्पणी, ठीक है ना। एक्सप्लेन। आप ऑडियो म्यूट कर लें, जो लोग जुड़ रहे हैं ना, ऑडियो म्यूट कर लें अपनी, आपकी आवाज आ रही है तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, अपनी ऑडियो म्यूट कर लें सभी लोग। नीरू, आप सारी, क्योंकि आपके जो घर परिवार में बर्तन खटक रहे हैं वो भी आ रही है आवाज यहाँ। कमेंट हो गया, चाहे आपसे बोल दिया गया कि आप जो है सारे वर्ड्स में एक बार बता देता हूं और उनके मतलब समझिए, ठीक है ना। ये 30 से 40 जो है शब्द होते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव जैसे होता है कि डिफाइन करिए, ठीक है ना, परिभाषित करिए, होता है ना डिफाइन, जिसको हम कह सकते हैं, ये हिंदी में भी लिख देते हैं व्याख्या, टिप्पणी, आप हो गया कि परिभाषित करिए। तो इन सभी शब्दों का अर्थ जो है क्या होता है, जैसे पूछ दिया गया कि रेनेसा को परिभाषित करिए, तो आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा दे देनी है कि पुनर्जागरण होता क्या है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोल दिया कि रेनेसा को आप जो है समालोचना करिए, आलोचना करिए, क्रिटिकली एनालाइज करिए, तो यहाँ पर एनालाइज जो होता है वो डिस्कस, ये अलग कीवर्ड है, ठीक है ना, ये अलग है। जो सीधे सीधे आपको लिखने होते हैं, डिफाइन करिए, कमेंट, टिप्पणी करिए, एलोबरेट करिए, व्याख्या करिए, या डिस्क्राइब करिए। एक शब्द और आता है डिस्क्राइब, तो इसमें सीधे सीधे आपको रेनेसा बता देना है और उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो बता देना है। एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लोर करिए, ठीक है, क्लेरिफाई करिए। इसमें तो आपने बता दिया कि भाई पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण में मान लीजिए बोला गया है कि सामाजिक धार्मिक अवचेतना जो भारत में सोई हुई थी उसको फिर से जागृत करना, तो और आधुनिकता की तरफ बढ़ना। जैसे आधुनिक अगर हम विश्व में देखें तो पुनर्जागरण बहुत पहले हुआ है, 17वीं 18वीं शताब्दी में। जो फ्रांस की क्रांति होती है, अमेरिका की क्रांति होती है, उसमें जो मॉन्टेस्क्यू हैं, रूसो हैं, आपके जो कांट हैं, ये लोग जो है प्रेरणादायी थे, यानी कि इन्होंने प्रेरणा दी थी। उसी तरीके से भारत में प्रेरक जो लोग थे, उसमें आप देखेंगे राजा राम मोहन राय थे, विवेकानंद जी थे, आपके महाल बारी थे, आपके इसमें अगर आप देखेंगे दयानंद सरस्वती थे, सर सैयद अहमद थे, देवबंद आंदोलन से जुड़े लोग थे, सभी कुछ धर्मों में, ठीक है ना, और कुछ अन्य चीजों में आपने क्या देखा कि अपने धर्म को या समाज को जो कुरीतियां हैं उनको समाप्त करना, और जो आधुनिकता है अन्य चीजों को आगे बढ़ाना। तो सीधे सीधे हम बोल देंगे, लेकिन उससे जो मैंने एक प्रश्न दिया था, क्रिटिकली एनालाइज द रेनेसा ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के जो 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण, ये क्या है, समालोचनात्मक
व्याख्या करिए, समालोचनात्मक मूल्यांकन करिए। अब जब ये समालोचना आ जाती है, किसका ऑन है भाई? में शोर बहुत आ रहा है। मूल्यांकन, तो इसमें आपने बता दिया कि रेनेसा में यानी कि पुनर्जागरण में क्या क्या चीजें हुई। पहले कि भाई इसमें सती प्रथा को समाप्त किया गया, इसमें बाल विवाह को समाप्त किया गया, दास प्रथा समाप्त की गई, पर्दा प्रथा समाप्त की गई, ये सारी चीजें समाप्त हुई। लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी कुछ पड़ा कि नहीं पड़ा? तो वो अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि पुस्तकों में बहुत कम मिलेगा आपको, और ध्यान क्या रखना है आपको कि कुछ चीजें अपने आप से भी आपको डेवलप करनी पड़ती हैं। जैसे आपको सीखना पड़ता है कि क्या क्या चीजें जो है हमें खुद भी देखनी चाहिए। पुस्तकों में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है ना? पुस्तकों में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि आप जो है, जब हम पुनर्जागरण देख रहे थे तो उसमें सभी लोग अपने धार्मिक व्याख्या कर रहे थे, अपने धर्म को पुनर्जागृत या संरक्षित करने की बात कर रहे थे। तो जब अपने अपने धर्म की आप बात करेंगे तो उससे क्या होगा? धार्मिक सांप्रदायिकता होगी, होगी कि नहीं होगी? दूसरी चीज, आप जो भी पुनर्जागरण कर रहे थे वो कुछ शहरी वर्ग तक ही सीमित था। ग्रामीण लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन तक तो आपकी बात ही नहीं गई, तो ये पुनर्जागरण कैसे कहलाएगा? और साथ ही साथ जो है ग्रामीण परिवेश पूरी तरीके से इससे वंचित था। और कुछ ही शिक्षित और मध्यम वर्गों के बीच 3-4 पॉइंट अगर आप नहीं डालेंगे तो आपको आधा नंबर मिलेगा। क्लियर है? कॉपी भी अभी हम लोग दिखाएंगे अभी, और उसमें कुछ गलतियां हैं। उन गलतियों को, जैसे किसी ने आकांक्षा है क्या? सूरज, आकांक्षा, आशीष, कोई है क्या इसमें क्लास में? नहीं है। तो कितने लोग हैं टोटल? देखिए एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने लिया है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है इसमें सिर्फ 19 है सर। तो हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पूछना है? पहली बात क्या करेंगे कि टॉपिक पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? तो मैं कुछ पुस्तकों के नाम बता दे रहा हूँ, आपके पास होंगे। पहले तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए सभी, जिसके पास है। पुरानी हो नई हो, उसमें बहुत ज्यादा अपडेट नहीं होता है। राजीव की आती है ना? कितने लोगों के पास है? नवंबर 2022 में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन अयोध्या में किया। कहाँ होना? बहुजन मध्य चौक में। कहाँ है? म्यूट कर दीजिए। कहाँ कोर्स? ठीक है ना? राजीव अहिर का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि एनसीईआरटी आप लोग सभी लोग पढ़िए। एनसीईआरटी ओल्ड वाली, पुरानी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो इंग्लिश दोनों में करिए। एनसीईआरटी जो है पुरानी वाली, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसमें भी आधुनिक भारत का इतिहास। और तीसरा सब्जेक्ट अगर चाहिए तो किसी भी कोचिंग का नोट्स लीजिए, लेकिन कोचिंग के नोट्स में ना बड़ी गलतियां हैं। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आप लोगों को बता, सारी कोचिंग में बहुत कम कंटेंट दिए गए हैं। नोट्स बड़े बड़े संस्थान जो कराए हैं ना, वो उसमें भी कंप्लीट नोट्स नहीं है और सारे बिंदुओं पर सोचा नहीं गया है। तो इसको प्रिंटेड नोट्स अगर किसी कोचिंग का लेना हो आपको, चाहे विजन हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे ध्येय हो, या आप जो है या ये सो कोई भी हो, तो प्रिंटेड नोट्स कुछ ठीक है इसमें जो है। लेकिन ये भी किताबों से ही कॉपी पेस्ट है। आप देखेंगे स्पेक्ट्रम का ही कॉपी पेस्ट ये लोग, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाइज अगर आपको तो मणिकांत सर का अगर मिल जाए, रजनी
क्या बोलते हैं उनका, हेमंत झा सर का तो थोड़ा टिपिकल है, ऑप्शनल के लिए पढ़ाया गया है। मणिकांत का जीएस वाला है, हिस्ट्री ऑप्शनल वाला आप ले लेंगे। मणिकांत सर का अगर जीएस का नोट्स मिल जाए कहीं, उसमें कुछ चीजें सही दी हुई, मतलब टू द पॉइंट दिया हुआ है, प्रिंटेड नोट्स। इनका हैंड रिटन सकते हैं आप और सकते हैं। वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग हमारी मेंस की क्लासेस चलेंगी, ठीक है ना। तो हमारी टीम के ही नोट्स हैं और हम लोग जितना नोट्स है उतना तो आपको दे ही रहे हैं। हमारे कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और क्लासेस होंगी वो आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेंस की क्लासेस होंगी, ठीक है। पहले तो क्या करिए कि रोज लिखिए, डेली जी सर। आपको लिखना है। अगर लिखेंगे नहीं, अब देखिए यहाँ पर 100 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, आज भी रात में 5 लोगों ने एडमिशन लिया है, तो लगभग 150 लोग हैं। अब 150 में से सिर्फ 17 लोगों ने कल लिखा था, ठीक है ना। और उसमें भी 17 में 6 लोगों ने तो सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखे हैं, कंप्लीट सिर्फ 10-11 लोगों ने लिखे। तो आप समझ सकते हैं कि आपका कंपटीशन है कहीं, है ही नहीं। आपके कॉम्पिटिटर सिर्फ आप हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डेली दो तीन चीजें गांठ बांध लेनी है कि हमें यही करना है। पहला चीज ध्यान के रखिए, जैसे मैंने आज कोई क्वेश्चन दिया तो मान लीजिए कि अभी जो करंट का कल का क्वेश्चन क्या है, कल का सर ठीक है ना, गर्भपात कानून से संबंधित था सर। गर्भपात कानून। जी तो सर। ये मान लीजिए करंट का है, तो इसलिए मैंने लिंक भी दे दिया था। उस जी सर। क्वेश्चन में ही आप लोगों ने लिंक, एक द हिंदू का आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू का आर्टिकल। अब द हिंदू का आर्टिकल अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी पढ़ा करें, क्योंकि वहां से आपकी सोच विकसित होगी। आप लोगों का मेंस के आंसर राइटिंग में सुधार कैसे होगा कि आप आर्टिकल पढ़ेंगे। तो आप जनसत्ता पढ़िए, ठीक है ना। आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप जनसत्ता पढ़िए या दैनिक जागरण, कौन सा, दैनिक जागरण आपका राष्ट्रीय संस्करण, नेशनल इशू, ठीक है ना। ये जी वाला सर। आप अपने वाला दैनिक जागरण मत पढ़ने लगे, उसमें कुछ रहता नहीं है। एक हमारी क्लास चल रही है, आलोक सर क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना। जी आलोक सर की क्लास चल रही है डेली द हिंदू एनालिसिस की। तो अगर हिंदी मीडियम वाले भी उसको सुनेंगे तो सारे एस्पेक्ट आपको क्लियर हो जाते हैं, करंट अफेयर से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं आता है। अगर आप द हिंदू आर्टिकल, जैसे हम लोगों के नोट्स में क्या क्या रहता है, जनसत्ता रहेगा, दैनिक जागरण रहेगा, द हिंदू रहेगा, और आपका जो राज्यसभा टीवी जो अब क्या हो गया है, संसद टीवी हो गया, संसद टीवी, ठीक है। इसके आर्टिकल्स कभी कंबाइंड करके हम लोग एस्से लिखते हैं, ठीक है ना। तो एस्से का कंटेंट आप लोग देखे होंगे। हम लोग डेली आंसर राइटिंग जो होती है वहां से और एस्से से बाहर टॉपिक आते ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो जी आपको सर। कंटेंट की समस्या नहीं है, लिखने की प्रैक्टिस करिए। कोई भी प्रश्न आपसे दिया जा रहा है, कोई भी टॉपिक दिया जा रहा है, तो उसको इन सोर्सेज से आप पढ़ लीजिए। किस किस कौन कौन सा सोर्स मैंने बताया कि स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या किसी के पास अगर यशपाल ग्रोवर हो, यशपाल और ग्रोवर, ये पुरानी पुस्तक है, पता नहीं अब मिलती है कि नहीं मिलती है, मेरे पास पड़ी है, ये भी अच्छी पुस्तक है। लेकिन स्पेक्ट्रम इजीली अवेलेबल है हर जगह, इसको आप पढ़िए जी और मैक्सिमम क्वेश्चन 100% क्वेश्चन समझ लीजिए कि ये कवर करता है, ठीक है ना। लेकिन एनालिटिकल पार्ट यहाँ पर भी बहुत सारे नहीं। एनालिटिक्स कैसे आप डेवलप करेंगे, वो खुद सोचेंगे, खुद आपको जब प्रश्न में के टेल वर्ड बदल देगा, जैसे मैंने बताया ना कि एनालाइज कर देगा, डिफाइन कर देगा, कमेंट कर देगा, तो ये तो जो पहले वाले हैं ना, डिस्क्राइब, एक्सप्लोर, क्लेरिफाई, एलोबरेट, कमेंट, डिफाइन, ये अगर करेगा तो आपको सीधे सीधे उत्तर लिखना है।
इसके दूसरे पार्ट पे नहीं जाना है। जब एनालाइज करने के लिए बोलेगा, क्रिटिकल करने के लिए बोलेगा, डिस्कस करने के लिए बोलेगा, तो डिस्कस एक लोगों के बीच डिस्कशन तो होता नहीं है ना। जी सर। डिस्कशन हमेशा दो लोगों के बीच में होगा, और दो लोग हमें कभी भी एक बात पे सहमत नहीं होंगे, बात है ना। तो दो पक्षों का डिस्कस का मतलब है कि दोनों पक्ष दिखाइए। अगर कोई तीसरा तो वो भी दिखा सकते हैं। हाँ, सहमति होती है किन मुद्दों पर? राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर होगी ना सहमति, भारत प्रथम मुद्दों पर सहमति होगी। जनसंख्या नियंत्रण, हाँ, जो भी आपके जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट के इश्यूज हैं। अब ये कहीं नहीं कोई बोलेगा कि आप पर्यावरण प्रदूषण पे अगर पूछ दिया तो कोई ये थोड़ी कहेगा कि हाँ पर्यावरण प्रदूषण अच्छी बात है, सभी लोग कहेंगे नहीं। गलत बात है। तो ऐसा नहीं है कि डिस्कस जब लिखेंगे तो दोनों पक्षों को लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है कुछ कुछ मुद्दों पर, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाएंगे आप। हम मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे प्रश्न आ गया, ठीक है ना। जी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल क्या है, इस समय बहुत तेजी से प्रमोट किया जाता है। सोलर पैनल हम बहुत तेजी से प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इससे क्या हमें मिल रही है, हम रीन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं, हम जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसका प्रयोग कर रहे हैं, इससे पर्यावरण संरक्षण होगा, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसमें कमी आएगी। इसका नेगेटिव क्या आप सोचो, इसका नेगेटिव आप क्या सोच सकते हैं? तो इसमें ये है कि ये जो बैटरी, जो लिथियम आयन वाली बैटरी होगी, ये जब खराब होगी तो ये नहीं पॉल्यूशन क्रिएट करेगी। जो गाड़ियां हैं, आज तो आप बोल दे रहे हो कि ये पॉल्यूशन, तो ये बहुत बड़े पॉल्यूटर होंगी जिसमें हैवी मेटल्स यूज किए जा रहे हैं ना। लिथियम आयन बैटरी में बहुत सारे हैवी मेटल्स होंगे जिसको डिकम्पोज करना बहुत ही मुश्किल होगा। सोलर पैनल की लाइफ कितनी होगी? 5 साल से 10 साल। 10 साल बाद ये सोलर पैनल कहाँ डंप किए जाएंगे, किस तरीके से? तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा एक समस्या बन गया है आज हमारे पास। आज आप लोग सभी लोग 5G फोन लिए होंगे, नहीं तो 4G तो होगा ही। तो आप सोचिए कि 2G का क्या हुआ, 2G का क्या हुआ, 3G का क्या हुआ। आप देखेंगे आपके घर के कोने में कहीं पड़ा होगा, कचरे में आपने फेंक दिया होगा, है ना। उसको क्या सरकार ने डिकम्पोज करने की कोई सुविधा बनाई? तो इन सब मुद्दों पर आप जो है क्या करेंगे, दूसरे पक्ष को भी जरूर लिखेंगे, ठीक है ना। क्या कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हमारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं। इसके दूसरे पक्ष को सोचेंगे कैसे कि हमको RRR का प्रयोग करना पड़ेगा, रीयूज, ठीक है ना। बोला गया ना RRR, रिसाइकल, ठीक है ना। और तीसरा R क्या है? तीसरा R बताइए कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो ये है ना कि रीयूज, रिसाइकल, तीसरा क्या है? रिसाइकल एंड रीयूज। तीन है ना, रिसाइकल रीयूज तो हो गया। तीसरा क्या है? रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, सर 3 है। रिड्यूस, ठीक है ना, रिड्यूस, ठीक है। इसको या तो कम करें या हम क्या करें, इसको रिसाइकल प्रयोग में लाएं। तो ये समाधान हम देते हैं, तो ये समाधान हर जगह हो, इस पर तो सहमति बनेगी बनेगी। तो जब भी कोई ऐसे शब्द आए जिसमें टेल वर्ड है, अब कुछ आता है जैसे एस्टिमेट आ गया, इन्यूमरेट, इन्यूमरेट का मतलब होता है गिनाइए। दिख रहे होंगे, वरना दूसरा दिख रहा तुम्हारा वो बंद है। इसका माइक ऑन है भाई, आशीष जी माइक ऑफ करिए आप अपना। इन्यूमरेट आ गया शब्द, गिनाइए। अब यहाँ प्रश्न कैसे बनेंगे? तो आपसे ये बनेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना। SDG गोल्स हैं, कुल कितने हैं? 17 हैं। तो इनको गिनाइए, यही हो गया ना। या आप ये कह सकते हैं कि भारत में गरीबी के कारणों को गिनाइए। तो इसमें आपको मैक्सिमाइज करना पड़ता है निष्कर्ष, ठीक है ना। जी सर। करना पड़ता है कि अधिक से अधिक कारण हम गिना दें, अधिक से अधिक समाधान गिना दें, जो भी पूछ रहा है। तो जब इन्यूमरेट शब्द आएगा, कुछ कभी आता है इलुस्ट्रेट, ठीक है ना।
इलुस्ट्रेट। अब ये इलुस्ट्रेट का अर्थ क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना होता है। अब इसका इलुस्ट्रेट का हिंदी क्या होता है मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उदाहरण देके। उदाहरण देकर के, हाँ। तो इसमें ना आएगा कि पर्यावरण प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, तो उदाहरण दीजिए कि भाई जो है इलेक्ट्रॉनिक उदाहरण है, इलेक्ट्रॉनिक में मोबाइल कचरा हो रहा है, डिवाइसेज जो एसेसरीज है उनका कचरा हो रहा है, लैपटॉप का कचरा हो रहा है। इसमें मैक्सिमम एग्जाम्पल से आपको समझाना है। तो जब इस जी तरीके सर। से पूछे, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप एक एक कीवर्ड को पकड़ करके आप पूरे उत्तर को, जैसे हम सोचते हैं ना कि इसका ऑथेंटिक उत्तर क्या होगा, कोई भी मान लीजिए अभी मैं देख के बता दे रहा हूँ, जो हम लोग कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया तो इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या होगा, आपके दिमाग में आता होगा हमेशा कि कोई प्रश्न है तो उसका एकदम ऑथेंटिक और मॉडल आंसर क्या हो सकता है। तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, जहाँ आ रहा देखिए, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो हमें यही टेल वर्ड से मिलेगी, ठीक है ना। अपने देख और उस पर हम लोग बात करते हैं। बात बिल्कुल नहीं होगी, बात मतलब हाँ। अब देखिए, क्रांतिकारी आतंकवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए आरंभिक क्रांतिकारियों के उदय के प्रमुख कारणों की विवेचना की, ठीक है ना। तो इसमें कुछ लोगों ने सही लिखा है, एक या दो लोगों ने, बाकी सबने गलत लिखा। अब जैसे ही हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमने देखा क्रांतिकारी आतंकवाद, तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, भगत सिंह आ जाएंगे, शेखर आजाद आ जाएंगे हमारे दिमाग में, सुखदेव सेन आ जाएंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखने लगते हैं और ये हमारा उत्तर जो है हमने पूरा, अब तो सोचेंगे ना कि हमने तो बहुत अच्छा लिखा था। क्रांतिकारी आतंकवाद आते ही आप अजीत सिंह का नाम, भगत सिंह का नाम, बटुकेश्वर दत्त, जितने भी हमारे शहीद क्रांतिकारी हैं उनका नाम याद आ जाता है। जी सर। पढ़ना पड़ता है, प्रश्न को पूरा जब पढ़ेंगे तो आपसे वो पूछ नहीं रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है कि एक तो इसकी परिभाषा दीजिए, पहला प्रश्न हो गया। यानी कि आधा नंबर आपका, 6 नंबर आपको किस पे मिलेगा, या 5 नंबर किस पे मिलेगा आपको, अगर आपने क्रांतिकारी आतंकवाद की सही परिभाषा लिख देगी। क्लियर है ना। आतंकवाद क्या है, एक आर्म्ड रिबेलियन है, क्लियर है। आर्म्ड रिबेलियन जिसमें भारत आतंकवाद था, वो क्या था कि हम हिंसक तरीके से, चाहे वह बम फोड़ के, चाहे वह हत्या करके, चाहे लूट डकैती करके, किसी भी तरीके से अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत से बाहर भगाना, ठीक है ना। उसके कई तरीके थे और उन तरीकों को आप लिख देंगे, बमबारी करना, लूट करना, डकैती करना, हत्या करना, ये सारे साधन हुआ करते थे इनके। तो अब जो है ये हो गया परिभाषा। अब इसी में उदाहरण भी देना है आपको, जब भी कोई तथ्य बताइए तो तथ्यों को फैक्ट में बदलिए। तो आपसे दूसरा पोर्शन पूछ रहा है आरंभिक क्रांतिकारी, ठीक है ना। तो उदाहरण आप आरंभिक क्रांतिकारी के दें, ठीक है ना। पार्ट में अगर मान लीजिए आपने दे भी दिया, पहले पार्ट में मान लीजिए भगत सिंह आदि को बता भी दिया, तो वहां गलत नहीं होगा, टेक्निकली तो गलत नहीं है ना, क्योंकि आपने परिभाषा किसकी बताई, क्रांतिकारी आतंकवाद। लेकिन मेन फोकस आपका प्रश्न पे क्या है कि आरंभिक क्रांतिकारी। तो अब क्रांति जो होती है उसके 2-3 चरण है। तो पहला जो चरण है, पहला चरण जो है ये 1907 से लेकर के 1917 तक चलता है। अब इस समय ये क्यों आया, इसको आपको बता। तो आप देखेंगे कि प्लेग कमीशन बनता है महाराष्ट्र में 1897 में, रेंट्स की आयस की हत्या हो जाती है। तो टाइम जो है 10 मिनट ही बचा है, तो हम लोग जल्दी से ठीक है। तो इसमें क्या है, चापेकर बंधु का नाम लिखेंगे आप, जो जो जिन्होंने बम फेंका था किंग्स फोर्ट पे उसका नाम लिखेंगे आप, बासु जी का, जो अन्य लोगों का नाम लिखेंगे जो 17 तक ही हो, ठीक है ना।
अब चाहे आप अगर विदेशों में लिख रहे हैं तो 1913 में गदर बना था, उसका कुछ कर देंगे, मेंशन कर देंगे। 17 के बाद वालों का मेंशन करेंगे तो आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब किसी को कुछ पूछना है तो हमारे पास कुछ समय है, आप पूछ सकते हैं। रेज हैंड किसी ने किया है, कई लोगों ने किया है। हाँ, योगेश। और आपके नाम से कौन जुड़ा हुआ है? सर मैं निखिल तिवारी। हाँ निखिल, बताइए। सर मुझे बस ये पूछना था कि अभी सर जैसे लिखते हैं तो 12 मिनट तक कभी 11 मिनट कभी 13 मिनट कितने तक जाता है सर? 200 वर्ड का क्वेश्चन जो है कभी कभार ही 10 जाता है, नहीं तो सर 12 के ऊपर ही जाता है। और अगर सर तेज लिखने की कोशिश करते हैं तो सर राइटिंग खराब होती है। नहीं, अभी क्या करिए, अभी जो है स्पीड कैसे मेंटेन करें इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे राइटिंग में। एक तो पेन आप सभी लोग जो है ना, अच्छी पेन कुछ आती हैं वो यूज करिए। जैसे मैं जिस पेन से लिखता हूँ, मेरे कलर सही लगता है ना मेरे कॉपी का, तो आप एक आती है क्लिक जेल यूनिबॉल की, अगर उससे लिख पाए, हाँ थोड़ी महंगी है, लेकिन अगर उससे आपको आदत हो गई तो आप समझ लीजिए कि उससे अच्छी पेन है नहीं मार्केट में। ये लगभग 60 रुपए की मिलती है, हर जगह मिलती भी नहीं। इसकी रिफिल कौन सी सर? क्लिक जेल, यूनिबॉल? हाँ, यूनिबॉल की क्लिक जेल। अगर इससे आप लिखेंगे, थोड़ा सा ग्रिप इस तरीके से मोटा है, ये पेन को मैं दिखा देता हूँ, ये है, अगर ये वाली इस तरीके से, इसका ग्रिप थोड़ा मोटा है, लेकिन इससे लिखने से आपको, अगर आप हाथ सेट हो गया इस पे, एग्जाम में बहुत अच्छी स्पीड आती है। और ये पेन की सबसे अच्छी बात है कि ये इंक छोड़ता नहीं है। तो जैसे गंदी हो जाती है कॉपी ना, या पतली होती है, तो ये प्रॉपर मोटी रहती है, और इससे आप पूरी पूरी एक कॉपी लिख जाएंगे तब भी ये खत्म नहीं होगी, बहुत अच्छी चलती है। मतलब कि और आप, सर ये ब्लैक कलर में ही लिखना है? हाँ, ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। नहीं सर, आपने बोला था कमेंट में कि ब्लैक कलर से लिखिए, तो सर एग्जाम में भी ब्लैक से लिखिए? नहीं, ब्लैक से लिखने के लिए नहीं, ब्लैक और ब्लू कोई भी प्रयोग कर सकते हैं आप, कोई ब्लैक नहीं बोला। ब्लैक और ब्लू दोनों का प्रयोग करना चाहिए आपको। आपको मैंने बोला है, आपको लिखा है कि ब्लैक पेन से आप हेडिंग डालिए, या जो भी, हेडिंग तो डालना ही नहीं है, आप अंडरलाइन करिए, ठीक है। या जो भी चीजें बीच बीच में कुछ दिखाना है तो वो अलग पेन से करिए। ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज करिए, एक ही पेन का यूज करने में थोड़ा सा बोरिंग होता है देखने में। और किसी को? आशीष जी बताइए। केवल 6 मिनट है हमारे पास, वो उसको हम लोग समराइज करते हैं। अगर किसी को और कुछ पूछना है तो बता सकता है, पूछ सकता है। सर यही टेल वर्ड का सर एक वीडियो आप दे देंगे तो सर उससे क्लियर हो जाएगा। हाँ, टेल वर्ड का ना 3 वीडियो एक्चुअली बनेगा, ठीक है। 3 वीडियो में 30 शब्द हैं, 30 शब्द मैक्सिमम है, 30 से 35 शब्द होते हैं, लेकिन 30 में हम निपटा देंगे। 10 का अलग अलग 15-15 मिनट के मैं 3 वीडियो बना देता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों को जी सर। ऐप पे चला जाएगा, आप लोग देख लेंगे टेल वर्ड कैसे बनाते, मतलब कैसे उसको। तो मॉडल आंसर जैसे हमने बताया ना कि क्रांतिकारी आतंकवाद लिख दिया आपने, आधा नंबर मिल जाएगा। आधा पूछ रहा है कि प्रारंभिक क्रांतिकारियों के क्या कारण थे, वो बता दिया तो पूरा हो गया। तो यही मॉडल आंसर हो गया, और उसमें आप फैक्चुअल चीजें आपने दे दी तो वो सही हो जाएगा। क्लियर है ना? ओके और जी किसी सर। को कोई कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग सर, हरिओम। हाँ हरिओम जी, कैसे हैं? हाँ सर, ठीक है सर, आप सुनाइए। सर एक सर रिक्वेस्ट ये थी सर, ये प्रोग्राम सर बहुत अच्छा है, बस मुझे ये रिक्वेस्ट सर, डर लगता है कहीं बीच में मत छोड़ना सर। इससे हम समझते हैं कि सभी लोग काफी अच्छा मतलब गेन करेंगे और टॉप तक कर जाएंगे, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि बीच में छोड़ देते हैं, जैसे मतलब सर काफी लोग कि, तो आप सब साथ बने रहना बस। हाँ, कोई, अब देखिए यहाँ पर कम से कम 20-25 लोग लिखेंगे, ठीक है ना। मुझे जहाँ तक है 20-25 लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, तो वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो मैं मोटिवेट करके लिखाता रहूंगा। कोशिश करिए सभी लोग कि सभी लोग लिखेंगे, सहयोग करेंगे, और लिख के ग्रुप में डेली डालते रहेंगे ना, तो और लोग भी मोटिवेट होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि सर ऐसा ना सर, नए टॉपिक पे देर तो लगती है, लेकिन जब सर वो टॉपिक इसमें मुझे लगता है इनसे बाहर आएगा अच्छा, नहीं, जितने भी आप करा दें। थोड़ा सा हरिओम बता दूं, निखिल का एक प्रश्न था कि टाइम ज्यादा लगता है, तो टाइम अभी 10 मिनट लगे, 12 मिनट लगे, 14 मिनट लगे, अभी लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम लोग 5-5 प्रश्न पे पहुंचेंगे ना, तब टाइम का मैटर करेगा, एक प्रश्न में टाइम का मैटर नहीं करता,
अगर आप 5 या 10 या 20 पे प्रश्न लिख रहे हैं ना, तो वहां पर टाइम होता है। हाँ बताइए, अर्चना जी बताइए। आवाज अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ सर, जैसे मैं कह रही हूँ कि जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, जैसे नागरिकता हुआ, मूल अधिकार हुआ, तो सर उसके जो लास्ट में क्वेश्चन बनते हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए, वो सर उसी टाइम दे दिया करिए। ठीक, चेक करने की जरूरत नहीं है सर, जैसे हम लोग लिखते रहेंगे हाँ कि उसमें ये संभावित प्रश्न हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हिस्ट्री का हुआ। इसके लिए आप लोग क्या करिए ना, एक तो जी मैं करूंगा ही, आप लोग क्या करिए जी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं जी, वो तो रखे। यूपीएससी के और यूपीपीएससी के, मेरे ख्याल से अभी नहीं आए होंगे, तो यूपीपीएससी के मैं दे दिया करूंगा। वो भी मतलब जी 18, 19, 20, 21, 22 5 पेपर हो गए हैं। 5 पेपर आपके पास होंगे ही, नहीं होंगे तो ले लीजिए कहीं से, या मुझसे बोलिएगा, मैं यस सर। कर दूंगा। तो वहां से देखते रहेंगे ना। अभी मेंस के टॉपिक अभी प्री में, यहाँ पॉलिटी में नहीं हुए। प्रीएम्बल में मैंने बताया था कि कैसे कैसे यस प्रश्न। सर। तो अभी जो हम लोग डीपीएसपी में नहीं बनते हैं, बहुत कम है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ बनते हैं। अब जो प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे, कल से यस सर। पढ़ेंगे, तो वहां से बनेंगे प्रश्न। राष्ट्रपति की कार्यप्रणाली बताइए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया बताइए। अभी पूछा है, इसी बार पूछा है चुनाव प्रक्रिया राष्ट्रपति की, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव जी था इस वजह से पूछेगा ही। और सुरैना जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, सर मेरा भी बस ये सर कि टाइम मैनेजमेंट वाला सर प्रॉब्लम है, क्योंकि सर अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। पहले इधर उधर से पढ़ना पड़ता है, तब जाके कितना आंसर दिन हो फ्रेम गया करना तैयारी पड़ता शुरू किए हुए आपको? है। सर अभी मैंने जुलाई से स्टार्ट किया हुआ है। हम्म? जुलाई से स्टार्ट किया हुआ है आपको सर। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप केवल जो फाउंडेशन बैच में हैं, जो लोग अभी नई तैयारी शुरू की, वो क्यों लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे बताइए आप। ये तो उनके लिए है ना, जो साल भर 2 साल पढ़ चुके हैं, 2-4 मेंस दे चुके हैं, वो लोग डेली लिखें। या जो पूरा कंप्लीट सिलेबस, आप लोग क्या करिए, इस प्रश्न को देखिए, देख के याद कर लीजिए, कोशिश करिए, एक अच्छा तरीका हो सकता है, और उसको उतार दीजिए बिना देखे। यही करिए अभी 6 महीने जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो आंसर राइटिंग नहीं होती है। आंसर राइटिंग में ऐसा थोड़ी है कि रेनेसां से अगर पुनर्जागरण आपने पढ़ लिया, तो पुनर्जागरण से जोड़ के अगर आप पूछ देगा स्वतंत्रता आंदोलन 1947, तो जोड़ के नहीं लिख पाएंगे आप लोग ना। जैसे मैंने पूछा है मॉर्ले मिंटो सांप्रदायिकता से पूछा है, और भारत का विभाजन भी पूछा है, ठीक है। तो वो जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट करेंगे, तो भारत का ना विभाजन समझ में आएगा, ना मॉर्ले मिंटो समझ में आएगा। अब जैसे सूरज ने लिख दिया केवल मॉर्ले मिंटो की विशेषताएं, इसमें क्या क्या हुआ, तो वो नहीं पूछा गया वहां पर। तो वो तो आपको कंप्लीट सिलेबस जब करेंगे तब जा करके लिखना होता है। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं, फाउंडेशन बैच वाले हैं, उनको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। वो केवल मॉडल आंसर पढ़ के याद करने की कोशिश करें, उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई? आपका क्या नाम है? 943। नाम अपना थोड़ा सा प्रोफाइल पे आप लोग कर लीजिए। 1 मिनट बचा हुआ है, कोई और कुछ पूछना चाहे तो ठीक है, नहीं तो 3-4 चीजें हमने सीखी यहाँ पर, कि पहले बुक लिस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहीं से पढ़ना है, यहीं से सारे क्वेश्चन बनेंगे। कोई प्रिंटेड नोट्स मिलेगा मार्केट से तो ले लीजिएगा। दूसरा ये है कि टेल वर्ड को हमें समझ के लिखना है। और तीसरा ये है कि टेल वर्ड के लिखने के साथ साथ हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी देनी है। आपने सीधा सपाट लिख दिया तो उस पर नंबर नहीं मिलेगा। आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, सभी अपने तथ्यों को प्रूव करने के लिए एग्जैक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपको प्रेजेंट करने होंगे, ठीक है ना। तो ये रही कंप्लीट जानकारी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में 10:30 बजे से। करंट अफेयर्स की होगी वो, कौन सी क्लास बोलते हैं, वीकली भंडारा, ठीक है ना। तो उसमें सभी लोग जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर।